दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, करंट अफेयर की क्लास हम लेके आए हैं। आज 27 अक्टूबर का करंट अफेयर लेके आए हैं हम, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे था? क्या हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यूएसए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अफ्रीकी अमेरिका पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री, जिन्हें 1971 में गार्डन पार्क द्वारा निर्देशित शाफ्ट में शीर्ष भूमिका के अपने अभूतपूर्व अभिनय के लिए ब्लैक एक्शन नायकों में से एक के रूप में जाना जाता है। 81 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स स्थित घर में इनका निधन हो गया। ठीक, इस फिल्म ने न केवल राउंडट्री को 29 साल की छोटी उम्र में कितने में 29 साल की छोटी उम्र में स्टार बना दिया, बल्कि सिनेमाई इतिहास पर एक अमिट छाप भी छोड़ दी है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था द्वारा 26 अक्टूबर 2023 से दूसरे सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 11 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 11 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान आयोजित कार्यशालाओं में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए पैकेजिंग, ब्रांडिंग, व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार करना, उत्पादों के विपणन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, वित्तीय प्रबंधन, B2B और B2C जुड़ाव सहित विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। ठीक, B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू कस्टमर B2C है। ठीक, जम्मू और कश्मीर में 4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक पहला सरस मेला 2023 आयोजित हुआ। ठीक, सरस मेला 2023 में देश भर के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और भोजन का प्रदर्शन किया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक, व्याख्या दे देते हैं कि टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। जयपुर स्थित स्टार्टअप हायरफॉक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म न केवल कंपनियों को संभावित प्रतिभाओं की खोज करने की अनुमति देता है, बल्कि उन्हें नौकरियों की रिक्तियां पोस्ट करने और अपने भविष्य के कर्मचारियों के साथ जोड़ने की सुविधा भी देता है। राज्य सरकार ने 2017 में अपनी प्रमुख आई स्टार्ट पहल के लॉन्च के बाद में 29,000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। राज्य सरकार की आई स्टार्ट पहल क्षेत्रीय स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और आवश्यक व्यावसायिक सहायता सेवाएं सहित ढेर सारे अवसर प्रदान करती है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। व्याख्या देख लेते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जो कि बहुत चर्चे में थे अभी तक, कौन?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई के सचिवालय में राज्य पशु के संरक्षण के लिए 25 करोड़ के बजट से प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर नामक एक पहल आरंभ की है, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय नीलगिरी ताहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। ठीक, वन विभाग ने परियोजना नीलगिरी ताहर के विभिन्न पहलुओं की देखरेख और प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में एक परियोजना कार्यालय स्थापित किया है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। ठीक, इसके तहत पूर्णकालिक परियोजना निदेशक और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक 4 वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। नीलगिरी ताहर, जिसे माउंटेन मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, किससे? माउंटेन मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, एक लुप्त प्राय प्रजाति है। स्थानीय रूप से वराई आर्ट के रूप में जाना जाता है, जो खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में गुरुत्वाकर्षण को मात देने के लिए जानी जाती है। ठीक, और आगे देखते हैं कि नीलगिरी ताहर परियोजना है क्या। यह परियोजना नीलगिरी ताहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों का समाधान करना चाहती है। नीलगिरी ताहर की जनसंख्या, वितरण और पारिस्थितिकी आवश्यकताओं की गहरी समझ विकसित करना है। नीलगिरी ताहर को उनके ऐतिहासिक आवासों से पुनः परिचित कराना है, जिससे उनकी प्राकृतिक सीमा को बहाल करने और उनकी आबादी की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। परियोजनाओं में अस्थायी पर्यटन के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चयनित स्थलों पर इको पर्यटन गतिविधियों के विकास को भी परिकल्पना की गई है। उनकी आबादी की निगरानी के लिए नीलगिरी ताहर के निवास स्थान पर नियमित रूप से द्विवार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं कि देश का तीसरा वृद्धावस्था देखभाल एवं पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU में बनाया जाएगा। ठीक, वर्तमान में ऐसे केंद्र एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के तहत बन रहे इस सेंटर में सबसे ज़्यादा फायदा बुजुर्गों को मिलेगा। किसको? बुजुर्गों को। ठीक, इस सेंटर के बनने से बुजुर्गों का इलाज के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। यह सेंटर 6 मंजिला इमारत होगी। कितना? 6 मंजिला इमारत होगी, जिसमें 200 बेड होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम NPHCE के तहत IMS के जरा चिकित्सा विभाग को क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केंद्र का दर्जा दिया गया है। ठीक, 5 साल पहले स्थापित IMS BHU में जरा चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पहला विभाग है, जहां MD जरा चिकित्सक पढ़ाया जाता है। ठीक, और देश का पहला कॉलेज है जो जरा चिकित्सा रूमेटोलॉजी में फेलोशिप प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। कौन सा रिपोर्ट है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसके तहत भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक यह युवा आबादी से अधिक हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। एशिया पैरा गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए अंकुर धामा, बी सुमित आंतिल, सी अवनी लेखरा, डी सुंदर सिंह गुर्जर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए अंकुर धामा। ठीक, एशियाई पैरा गेम 2023 में अंकुर धामा ही एक संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गिद्ध का हुआ सफल प्रजनन। दुनिया भर के पक्षी प्रेमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गिद्ध के चूजे के जन्म का जश्न मना रहे हैं। 50 से भी कम प्रजनन जोड़े के साथ यह प्रजाति इस क्षेत्र में लुप्त प्राय है।
कृत्रिम घोंसलों के प्लेटफार्मों सहित संरक्षण प्रयासों में उनकी पुनर्प्राप्ति में सहायता की। ठीक, विश्व के कोने कोने से पक्षी प्रेमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक बहुमूल्य पूर्व ऑस्प्रे चूज के जन्म पर जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। इस घटना में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और रूस जैसे दूर दराज के लोगों में खुशी और आकर्षण जगाया है। ठीक, फ्रेंड्स ऑफ ऑस्प्रे संरक्षण समूह के सचिव फ्रांस सोली ने गार्जियन को बताया कि टम्बी द्वीप और पोर्ट लिंकन का पूरा समुदाय चूजे के हाल ही में अंडों से निकलने की खबर से गुलजार है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी ऑस्प्रे एक ऐसी प्रजाति है जो खतरे की कगार पर है। ठीक, उस उभरते हुए पारिस्थितिकी संकट के जवाब में सरकार ने 2022 में ऑस्प्रे और व्हाइट वेल्ड सी ईगल पुनर्प्राप्ति योजना की स्थापना की, जिसने बदले में फ्रेंड्स ऑफ ऑस्प्रे समूह के गठन को प्रेरित किया। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है। ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी, बी रियाद, सी मस्कट, डी दोहा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी रियाद। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि सऊदी अरब के रियाद में हुई 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ठीक, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक रियाद, सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जोखिम के से अवसर तक नई औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीतियां विषय पर केएसए निवेश मंत्री के साथ एक कॉन्क्लेव सत्र की सह अध्यक्षता की। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? क्या हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? ऑप्शन नंबर ए वैश्विक आर्थिक मंच, बी विश्व बैंक, सी यूरोपीय संघ, डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ कर वेधशाला ने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें कर चोरी, अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर, जीएमटी और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में अपतटीय एक चोरी में कमी आई है। 2013 में दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद का 10% वैश्विक टैक्स में संग्रहित किया गया था। ठीक, लेकिन अब इस धन का केवल 25% हिस्सा कर मुक्त रह गया है। रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर की वकालत करती है, जिसमें उनकी संपत्ति पर 2% की दर का प्रस्ताव है। यह वैश्विक न्यूनतम कर सालाना $250 अरब कमा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं इसका कि चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका नाम भूत कणों का पता लगाना होगा। ठीक, जिन्हें न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। चीन का कहना है कि उसका नया टेलीस्कोप, जिसे ट्राइडेंट कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर में 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक फैला होगा। ठीक, फिलहाल सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप मेडिसन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय का आइस क्यूब टेलीस्कोप है, जो अंटार्कटिक की गहराई में स्थित दूरबीन के सेंसर लगभग 1 घन किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।